कर्नाटक के राज्यपाल द्वारा कथित MUDA घोटाले में सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दिए जाने पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा, यह एक फर्जी मामला है। सीएम सिद्धारमैया ने ये फ्लैट मुआवजे के माध्यम से प्राप्त किए थे। उन्हें यह साबित करना चाहिए कि सीएम सिद्धारमैया को दिए गए मुआवजे में कुछ गड़बड़ थी, और अगर कुछ गड़बड़ थी तो उस गड़बड़ समय भाजपा सत्ता में थी, उन्होंने मुआवजा क्यों दिया। की तरफ से कहा गया कि कांग्रेस की हिपोक्रेसी देखिए, दलितों की ही जमीन को जो है छीनने में लगी हुई है। देखिए साहब, बिल्कुल ही फर्जी मामला है। भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत क्या हो गई कि जिंदगी में कभी जिसने सच नहीं बोला उसे सच समझ में नहीं आता है। जो तथ्य बहुत साफ तरीके से कांग्रेस सरकार ने और सिद्धारमैया जी ने और लोगों ने परसों तरसों में बाहर निकाले, हर जमीन जो किसी वर्ग की होती है वो उस लॉ के अंडर नहीं आती है जहां आप दलितों की जमीन या किसी और की जमीन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। ये कुछ पुराने एक्ट्स के अंदर आती। आप किसी भी व्यक्ति से जो जमीन के मामलों का जानकार है उससे आप पूछ लीजिएगा। इनको कोई हवा तो है नहीं, जिंदगी भर इन्होंने लोगों की जमीनें लूटी हैं, लोगों के घर लूटे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को सही गलत का क्या पता है। एक तो ये जमीन के ट्रांसफर उस समय में हुए जब सिद्धारमैया जी का उस पर ना उनकी वाइफ का कोई इंटरेस्ट था। जब उनके पास ये जमीन आई तो एक गिफ्ट के रूप में आई। उसके बाद इसका कुछ एक्विजिशन का मामला हुआ, ये पहले नोटिफाई हुई एक्विजिशन के लिए, फिर खुद ही सरकार ने डी नोटिफाई कर दी। ना उसमें उस समय सिद्धारमैया मुख्यमंत्री थे, ना कोई कांग्रेस की सरकार थी। एक बार बहुत बार होता है, लैंड्स नोटिफाई होते हैं, अब उसका ज़मीन पर जाकर जिसको कहते हैं कि मौके पर उसका कब्जा नहीं लिया जाता है, वो डी नोटिफाई हो जाते हैं, ज़मीनें वापस चली जाती हैं। उसके बाद इनकी ज़मीनें जब नोटिफाई हो गई दोबारा, तो स्वाभाविक है कि आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा। उस कॉम्पनसेशन के अंदर इनको ये फ्लैट्स मिले। या तो आप इस बात को सिद्ध करिए ना कि जितना इनको कानून के अंदर इनको जितना कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, या उस केस में जितना कॉम्पनसेशन किन कानूनों के अंदर मिलना चाहिए था उसमें कुछ अन्यथा हुआ या गलत हुआ, और हुआ तो उस समय की बीजेपी की सरकार थी, उसने क्यों दिया ये पूछिए ना भाई। देने वाले से पूछना चाहिए ना कि आपने गलत क्यों दिया है। पहली चीज तो मेरी ये है, उस समय या तो लेने वाला सिद्धारमैया या उनके परिवार के लोग किसी पोजीशन में होते, सत्ता में होते। भाई आज आपके मेरे बीच में कोई बात हो रही है, अगर मैं आपका कोई फेवर करता हूं, ना मैं सरकार में हूं ना आप में हूं, ठीक है, मैं आपको कोई लोभ देता हूं, ना मैं सरकार में हूं ना आप हो, ना मैं सरकार में आने वाला हूं। कल को अगर मैं सत्ता में आ जाता हूं, सांसद बन जाता हूं, विधायक बन जाता हूं, मंत्री बन जाता हूं, और तब सरकार का कोई फेवर आपके साथ करता हूं, तब बात गलत बनती है ना। भाई सीधी बात है, आज आप मुझे फोन बेचें, मैं 100 रुपए का फोन खरीदूं कि 200 का खरीदूं, मैं प्राइवेट व्यक्ति हूं। लेकिन अगर मैं सरकार की तरफ से खरीद रहा हूं तो फिर सरकार के पूछना चाहिए ना कि 100 रुपए का फोन तुमने 300 में क्यों खरीदा। खरीदने वाले का उसमें सिर्फ क्या है। और इसमें मुझे तो नहीं लगता कहीं से भी कोई यह चीज स्थापित हो पाई है कि जितना सामान्य में कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए था। भाई अगर कोई व्यक्ति राजनीतिक है या राजनीति में है तो क्या उस पर कानून नहीं अप्लाई करते हैं ना। और अगर आपकी जमीन सरकार लेती है तो जमीन के कानूनों के बनस्पत आपको कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, तो वो मिला है, उसमें गलत क्या है। सर कल 370 के खिलाफ रिजोल्यूशन लेके आएंगे जम्मू कश्मीर में आफ्टर पोल। क्या आपको लगता है सर जो पार्टी में जो शामिल हो रहे हैं उसमें आज़ाद साहब भी शामिल हो सकते हैं भविष्य में या नहीं होंगे, इस पर कोई अभी तक आप लोगों को जानकारी? देखिए साहब, आज़ाद साहब ने जो अलग दल बनाया था उसमें प्रमुखता कांग्रेस या कांग्रेस से संबंधित या कांग्रेस की विचारधारा के ही लोग गए थे। अब उस समय जो भी कारण रहे होंगे, कभी कभी होता है आपको लगता है कि आपकी पार्टी ने शायद न्याय नहीं किया या कोई नेता के प्रभाव में आप चले जाते हैं या स्थिति ऐसी बनती है। जब चुनाव के आसपास समय आता है और इन्होंने लोकसभा के सरकार का रिजल्ट देख लिया और ये मान गया कि पूरे देश ने राहुल गांधी को अपना नेता और कांग्रेस को अपनी प्रमुख पार्टी मान लिया है, तो इन लोगों को भी शायद लगता होगा कि नहीं भाई, जिस तरह की राजनीति वो करना चाहते हैं, जिस तरीके से वो जम्मू कश्मीर की सेवा करना चाहते हैं, वो उस तरह की राजनीति सबसे अच्छी कांग्रेस में हो सकती है। तो जो कोई आए उसका स्वागत है। बड़े नेता कोई आएंगे नहीं आएंगे, हमारे यहाँ प्रथा यह है कि जितना बड़ा नेता होता है उतने बड़े स्तर पर उसके आने का निर्णय लिया जाता है। स्थानीय नेताओं का जम्मू कश्मीर की हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी है वो तय करेगी। कोई बड़ा नेता आना चाहेगा तो हाईकमांड तय करेगी। सर जो रेजोल्यूशन की बात कही जा रही है, कोई क्या रेजोल्यूशन पोल के बाद लाता है नहीं आता है, उनके कोई विधायक भी विधानसभा में आते हैं नहीं आते हैं, वो तो तब देखेंगे। रेजोल्यूशन तो बहुत तरीके के आते हैं, आते रहते हैं जाते रहते हैं। अब वो क्या आता है क्या नहीं आता है, एक बार चुनाव हो जाए, नई सरकार बन जाए, उसके बाद कौन क्या रेजोल्यूशन लाता है और क्या विधानसभा के विधायक जो हैं
उससे सहमति रखते हैं नहीं रखते वो तब देखेंगे। सर हाल ही में एक एडवर्टीजमेंट देखने को मिला इस पर तमाम अलग अलग पार्टीज के नेताओं ने अपनी राय रखी और सरकार के इस फैसले का विरोध किया, कहा कि ऐसे तो जो लोग SC OBC उनको मौका नहीं मिल पाएगा, जो नीचे लोग सब दोनों है। एक तो हमारा जो पिछड़ा वर्ग है उसके लोगों को मौका नहीं मिलेगा, दूसरा एक राजनीति से प्रेरित लोग आएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जब भी इंटरव्यू किए हैं, जब भी लैटरल एंट्री की है, एक तो ज्यादातर उन लोगों में काबिलियत नहीं है, ये भी हमने देखा है। निकम्मे टाइप के लोग, बेवकूफ टाइप के लोग ऐसे उसमें भरे जाते हैं। भाई जो इम्तिहान से नहीं घुस पाता है उसको ये लोग डालने की कोशिश करते हैं। और दूसरा वो केवल एक पार्टी के प्रति रखते हैं। अब मैंने कुछ सरकार में देखा है, कुछ बीच में अगर आपने देखा होगा उन्होंने कुछ जॉइंट सेक्रेटरी डायरेक्टर लेवल पे कुछ एंट्रियां की थी। तो हमारे भी कॉलेज के मित्र लोग हैं जो IAS में हैं, IPS में हैं, उनसे कभी कभार चर्चा होती, ज़्यादा खुल के तो नहीं बोलते क्योंकि सरकार में एक आदत है अच्छे अधिकारियों में कि अपने कोलीग्स के बारे में ज़्यादा नहीं कहना है। लेकिन जब भी वो टीका टिप्पणी करते हैं तो सबसे पहले उनकी बेसिक समझ पर करते हैं कि भाई साहब जब उसमें समझ ही नहीं है तो उसके बारे में हम क्या कह लें। तो वही है, नाकाबिल लोग भर लेते हैं और फिर कहा जाता है कि कोई चड्डी बैकग्राउंड से है, कोई निक्कर बैकग्राउंड से है, कोई किसी बैकग्राउंड से है, तो उसी बैकग्राउंड से ये अधिकारी आएंगे।